और यहाँ पे हम सॉल्व करें उषा स्टडी पॉइंट में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पॉलिटिकल साइंस का सॉल्व पेपर, जो नवंबर 2017 का सेकंड पेपर है और इसमें कुल 50 क्वेश्चन है। और ये रिवीजन जो है आपको नेट क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प करेगा और इससे आपकी पढ़ाई को भी डायरेक्शन मिलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो शुरू करते हैं, इसको रिवीजन कर सकते हैं आप क्लास टाइम में। पहला जो क्वेश्चन है वो है, किसका कथन है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है, इसकी तुलना में जो मैकियावेली का प्रिंस है वो अहानिकारक है। तो ऐसा मैक्स वेबर का कथन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को क्रिटिसाइज करते हुए या मैकियावेली के प्रिंस से तुलना करते हुए उन्होंने ऐसी बात बोली है। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। तो प्लेटो के अनुसार जो न्याय है वो एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य, यानी व्यक्ति का उसके गुणों के अनुरूप कार्य करना ही न्याय है। प्लेटो का न्याय एक नैतिक अवधारणा है, न कि कानूनी। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है। ओकसाट का कहना है कि हाब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक है और कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है कि ओकसाट ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हाब्स की बराबरी कोई और नहीं कर सकता। तो सही आंसर ये हो जाएगा। हेगल की द्वंद्वात्मक विधि क्या थी। तो प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना, इसमें उन्होंने 3 बातें हैं हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत में, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो वाद से प्रतिवाद और प्रतिवाद से संवाद की उत्पत्ति होती है। किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया है। तो अल्थुसर ने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच जो है अंतर बताया है। ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता क्या बताई है। तो निष्क्रिय क्रांति जो है ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता बताई है। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न। गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है, अतः सही आंसर ये हो जाएगा इसका। राय और लेनिन बहस, यानी एम.एन. राय और लेनिन के बीच जो बहस है वो किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी। तो औपनिवेशिक प्रश्न के इर्द गिर्द जो है इनकी बहस केंद्रित थी। विमर्शी लोकतंत्र क्या है, इसे आप टॉपिक्स को भी समझें। अगर लोकतंत्र पढ़ रहे हैं तो लोकतंत्र की विशेषताएं एक बार देख लें। विमर्शी लोकतंत्र क्या है। तो एक सिद्धांत जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था। तो व्यवहारवाद एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था इसलिए वह अल्पकालिक था और उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद का आप जानते हैं अवधारणा आ गई थी। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है फिर से। वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के बृहत्तर ढांचे में समझा जा सकता है और उन्होंने यह कार्य मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर किया, क्योंकि इसकी अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णतः अतर्कसंगत था। तो कथन एवं कारण दोनों सही है। मार्क्स के जो नियतिवाद, आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत है उसकी जो है वेबर ने धज्जियां उड़ाई और ये जो है इनकी ये जो मार्क्स का आर्थिक नियतिवाद था इसकी अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णतः अतर्क संगत ही होता। कथन एवं कारण संबंधी प्रश्न है। संस्थागत उपागम से राजनीति के परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि उस कार्यपालिका का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्य में सामंजस्य स्थापित करना है। तो कथन एवं कारण दोनों सही हैं, सही आंसर ये हो जाएगा। कारण कथन की व्याख्या भी करता है। डेविड ईस्टन के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है। तो डेविड ईस्टन के अनुसार 19वीं सदी वैज्ञानिक विधि का युग है। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण किस पे आधारित था। ये इस पे आधारित था कि शासन कौन करता है और शासित कौन है, या शासन से लाभान्वित कौन हो रहा है। निम्नलिखित में से किस देश में अर्धराष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है। तो इटली में अर्धराष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है। किसने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है, जबकि जो लेबर पार्टी है वहाँ आंतरिक लोकतंत्र
अधिक है। यह आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंडों वाला पार्टी है, लेबर पार्टी। तो रॉबर्ट मैकेंजी ने जो है इस मत को अस्वीकार कर दिया कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो अभिजनवादी है और जो लेबर पार्टी है उसमें उच्च मानदंड वाला आंतरिक लोकतंत्र है। नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है। तो किस प्रकार की सत्तावाद का प्रकार है नौकरशाही? तो सैनिक शासन। अन्य जो विकल्प थे फांसीवाद, साम्यवाद, निरंकुशवाद, जो कि सही नहीं है। ये क्वेश्चन अभी देखा हमने। यह किस सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा, जिसमें मूल्यों एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा। तो ये आधुनिकीकरण सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा तो समाज पूंजीवादी लोकतंत्र बन जाएगा और मूल्यों एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा। वैधता की वेबर के उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण का संकट किसने विकसित किया? तो हैबरमास और ओफे द्वारा ये विकसित किया गया। ये किसने कहा है कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागी राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले किसी प्रभारी समूह का अन्य समूह द्वारा आकस्मिक प्रतिस्थापन है? तो क्रेन ब्रिंटन का ये कथन है कि क्रांति का अभिप्राय किसी भूभागी राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले प्रभारी समूह का अन्य द्वारा आकस्मिक प्रतिस्थापन है। निम्नलिखित घटनाएं हैं जिनको क्रम में लगाना है। तो स्वराज पार्टी जो है ये आपका सबसे पहले आई थी 1923 में, और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में, उसके बाद कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में, उसके बाद पूना पैक्ट हुआ 1932 में ही, और दिसंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो ये क्रम से मैंने पहले ही लगा दिया है। निम्नलिखित में से किस दल या समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता नहीं प्रदान की थी? तो सिख समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता नहीं प्रदान की थी। अन्य ऑप्शन में ये चीज़ें थी कांग्रेस, मुस्लिम लीग, द प्रिंसेप गिल्ड। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है? आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ख्याति का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार, ये चारों ही आते हैं। और अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिटेल में एक बार देख लेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, क्योंकि इसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने की है और ये अब बहुत ही व्यापक हो गया है अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के मूल तत्वों पर विचार किया गया है? इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मूल रूप से इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य होगा। इसमें आधारभूत ढांचे की बात की गई थी, लेकिन इनके मूल तत्वों पे विचार करें तो जैसे इसमें विकल्प था जिस हिसाब से 1, 2 और 3, 2, 3 और 4 और 2, 3 ऐसे करके, तो इसमें उपरोक्त सभी सही हैं। सभी का जो है संबंध आधारभूत ढांचे के मूल तत्वों से है, तो सभी सही हैं मूल रूप से, लेकिन इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सही है। भारत में विभागों से संबंधित जो संसदीय स्थायी समितियां हैं उनके बारे में नियम कब बनाया गया? तो संसदीय स्थायी समितियों के बारे में 1989 में नियम बनाए गए थे। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में एक जो सीट है वो धर्म के आधार पर आरक्षित है? तो सिक्किम विधानसभा में एक सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? यहाँ पे रहेगा। तो रोलिंग प्लान जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि रोलिंग जो प्लान है जिसको हिंदी में चल कार्यक्रम कहते हैं, ये राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के टाइम में नहीं आया था, ये जनता पार्टी की सरकार के समय आया था, जिस समय मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने लिख भी दिया, जनता पार्टी की सरकार और जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे उनके काल में आया था ये रोलिंग प्लान, न कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के काल में। अन्य जो विकल्प थे वो देख लेते हैं। जो 20 सूत्री कार्यक्रम है वो कांग्रेस सरकार के समय आया था। संविधान की पुनरीक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग जो है वो एनडीए प्रथम की जो सरकार थी उसके काल में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान की पुनरीक्षण हेतु जो राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था। और मनरेगा यूपीए प्रथम की सरकार में आया था। तो ये तीनों भी इम्पोर्टेंट हैं, इसको भी याद कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंधों के विषय में सरकारी आयोग का सदस्य नहीं था? तो सरकारी आयोग का सदस्य जीवी रामकृष्ण नहीं थे। अन्य जो है जो आर.एस. सरकारिया हैं, न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया, बी.सी. रमन हो गए, डॉक्टर एस.आर. सेन, ये जो तीनों लोग हैं ये सरकारी आयोग के सदस्य थे और जीवी रामकृष्ण नहीं थे।
किस समय से भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बना दिया गया? तो 1993 से जो है भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बना दिया गया था। निम्नलिखित किसान आंदोलनों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है, और ये क्वेश्चन मल्टी टाइम आस्किंग है, 2-3 बार तो पूछा ही है, याद कर लेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, सबको याद होगा। बारदोली 1928 में। तेभागा आंदोलन याद कर लेंगे, 1946 में हुआ था। और सिंगूर आंदोलन जो है 2006 में। इनको सुमेलित करने के लिए आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है? तो जो व्यवस्था उपागम है ये पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है। सुमेलित करना है, मैंने पहले से ही कर दिया है। परंपरागत जो सिद्धांत है इससे हेनरी फेयोल संबंधित है। मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो से संबंधित है। और निर्णय निर्माण सिद्धांत हर्बर्ट साइमन संबंधित हैं इससे। लोकवर्ण सिद्धांत वी ऑस्ट्रोम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने किसी प्रशासक या प्रबंधक की 6 विशेषताएं जो है बताई हैं या विनिर्दिष्ट की हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव। तो ये किसी प्रशासक या प्रबंधक की 6 विशेषताएं हेनरी फेयोल ने बताया है। निम्नलिखित में से कौन सहायक एजेंसी का उदाहरण है? तो लोक निर्माण विभाग जो है सहायक एजेंसी का उदाहरण है। और जो रक्षा विभाग है, गृह विभाग है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, ये लाइन के तहत आएंगी, न कि स्टाफ के तहत। नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाता है? तो संरक्षण नौकरशाही जो है ये दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाता है। निम्नलिखित में से सूचना का अधिकार अधिनियम में किसे शामिल नहीं किया गया है? सूचना का अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और प्रधानमंत्री कार्यालय। तो प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना का अधिकार के अंतर्गत आता है। अन्य जो 3 हैं, सीबीआई हो गया, रा हो गया और सीआरपीएफ हो गया, ये सूचना के अधिकार के तहत शामिल नहीं है। अर्थात आम जनता इनसे सूचना जो है नहीं मांग सकती कि आप अपनी सूचना हमें दीजिए, क्योंकि ये ऐसी सेवाएं हैं जिनसे सूचना नहीं ली जा सकती। और प्रधानमंत्री कार्यालय आता है सूचना के अधिकार के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने ये सिफारिश की है कि वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो? तो ये सिफारिश एल.के. झा समिति द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भावी भर्ती किए जाने वालों को तैयार किया जाता है? तो प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण होता है। आप जानते हैं लोक सेवा में जो चयनित होते हैं तो वो लबासना में जो है उनका प्रशिक्षण पहले उनको दिया जाता है, फिर उनको व्यवहारिक रूप से कार्य क्षेत्र में उनके भेजा जाता है। तो प्रवेश पूर्व उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? और केंद्रीय सतर्कता आयोग इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेंगे इसको डिटेल में। इसकी स्थापना जो है संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, सही है। यह एक सांविधिक निकाय है, ये भी सही है। यह अनेक सदस्यों वाला आयोग है, सही है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है, ये भी सही है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और डिटेल भी इसका पढ़ लेंगे आप। कथन एवं कार्य संबंधी प्रश्न। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मत के अधीन नहीं है, सही है। इसका स्वरूप बाध्यकर भुगतान का है, ये भी सही है। तो कथन कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है। जो भी संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं तो उन पे जो है संसद द्वारा मत देना जो है वो नहीं जरूरी है, भुगतान यूँ ही कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा समुच्चय है जिसका उपयोग खेल सिद्धांत या गेम थ्योरी में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है? तो तर्क और युक्तिमूलता का जो है प्रयोग किया जाता है गेम थ्योरी में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने के लिए। एमटीसीआर के संबंध में, एमटीसीआर इम्पोर्टेंट है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो चीन एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, सही है। भारत एमटीसीआर का सदस्य है, ये भी सही है। इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना है, ये भी सही है। पाकिस्तान एमटीसीआर का सदस्य है, ये सही नहीं है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान एमटीसीआर के सदस्य नहीं है, भारत एमटीसीआर का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है? तो अघोषित होना ये जो है न्यायपूर्ण युद्ध का मापदंड नहीं है। अन्य है संप्रभु राजकुमार द्वारा अधिकृत होता है, अनुपातिक होना चाहिए, न्याय संगत उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।
अमेरिका में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर जो हैं, इनके काल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है। एक ध्रुवीय स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने शक्ति संतुलन के रूप में किया है, वो किसका हिमायती है? तो ये जो है स्वतंत्रता का हिमायती है। अन्य विकल्प थे सुरक्षा, सहयोग और शांति। तो सही आंसर हो जाएगा कि जो शक्ति संतुलन है वो स्वतंत्रता का हिमायती है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के अनुसार। सुमेलित करना है, बुक्स हैं, राइटर हैं, तो मैंने इन्हें सुमेलित कर दिया है, आप रिवाइज कर लें। एंड्रयू लिंकलेटर जो है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, इनकी बुक है। एफ क्लार्क की बुक है हेजेमनी इन इंटरनेशनल स्टडीज। केनेथ वाल्टेज की बुक है कोऑपरेशन एंड एनार्की, वेरी इंपॉर्टेंट है केनेथ वाल्टेज जो है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन कई बार आए हैं। जे ए टिकनर की बुक है जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सुमेलित करना है यहाँ पे निक्सन सिद्धांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 बार तो पूछा ही है, फिर से पूछ भी सकता है। जैसे चारों सुमेलित करने को ना देखे, कोई एक ही पूछ लेगा कि रीगन सिद्धांत क्या है। तो जो रीगन सिद्धांत है गोरिल्ला विरोधी आंदोलनों का समर्थन करता है। निक्सन सिद्धांत की बात करें तो ये मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी द्वारा शांति का प्रयास करने की बात करता है। कैनेडी सिद्धांत की बात करें तो लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की पहल से संबंधित है ये। और क्लिंटन सिद्धांत की बात करें तो नरसंहार को रोकने हेतु हस्तक्षेप करने की बात करते हैं ये। निर्गुण आंदोलन के संबंध में, ये निर्गुण नहीं रहेगा, निर्गुट आंदोलन इसको हम कह सकते हैं, या गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको बोलते हैं। निर्गुट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो पहला है कि जूलियस नेरेरे निर्गुट आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। तो ये पहला कथन गलत है, क्योंकि नासिर, टीटो और जवाहरलाल नेहरू ये 3 लोग इसके संस्थापक सदस्य थे। 7वें नैम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत ने की थी, ये सही है, मतलब दूसरा सही है, पहला गलत था। 17वीं नैम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी, तीसरा कथन भी सही है। नेम का मुख्यालय बेलग्रेड में ही गलत है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में नेम का मुख्यालय है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला और चौथा गलत है। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन R2P यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट या संरक्षण का दायित्व के 3 स्तंभों का भाग नहीं है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे। ये जो है संरक्षण के दायित्व के 3 स्तंभों का भाग नहीं है। अन्य जो 3 इसके भाग हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। नॉइज के लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहती हूँ। यदि राज्य अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्यवाही करेगा। यदि यह राज्य का दायित्व है कि वह अपनी जनसंख्या को 4 सामूहिक अत्याचार अपराधों से संरक्षण प्रदान करे। और तीसरा है कि प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्वहन में सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व। तो इस प्रकार हमने ये पेपर सॉल्व किया। पेपर सॉल्व करना और सिलेबस को देखना ये नेट क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आशा करती हूँ कि ये आपको हेल्प करेगा ये वीडियो भी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम अपने नोट्स से और अन्य सॉल्व पेपर लेके आएंगे। धन्यवाद।